अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़फ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आने का इरादा क्या ज़ाहिर कर दिया। हुकूमत के तो हाथ पांव फूल गए। वो जो कहते थे घबराना नहीं है, अब घबरा के उनका बुरा शुरू हो गया। और ताज़ा तीन डेवलपमेंट ये हुई है अब कि कल हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने काबीना के इजलास के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग दी उसके अंदर उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं, हम उन्हें लेके आएंगे। और उसके बाद एक निजी टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए और उनके गारंटर यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदालत लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है उन्होंने। और 10 दिन के अंदर अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर उनसे ये कहा जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब नवाज शरीफ साहब आपकी इजाज़त के साथ मुल्क से बाहर गए और शहबाज शरीफ साहब ने इस बात की गारंटी दी थी कि वो नवाज शरीफ साहब जैसे ही सेहतयाब होंगे तो उनको वापस लेके आएंगे। लेकिन अब ना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और ना शहबाज शरीफ साहब उनको लेके आ रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब को कम से कम अंदर कर दिया जाए ताकि हमारे सर से बला टले। अब शहबाज शरीफ साहब की शक्ल के अंदर हुकूमत के ऊपर एक तलवार लटक रही है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमत नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब से खौफजदा है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो लाइन अपनी पकड़ी हुई है पॉलिटिक्स की, वो लाइन बुनियादी तौर पर हुकूमत के लिए ख़तरा है, क्योंकि वो लाइन है एक ऐसे लाहे अमल की तैयारी की जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग नून को वो पॉलिटिकल स्पेस मिले जो हुकूमत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एहतसाब के बयानिए को घड़ कर उनसे वो स्पेस वापस हासिल करना चाहती है। लिहाजा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी 2-3 आवाज़ें इस हवाले से उठ रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर तफसील के साथ आपके साथ बात करूंगा कि हुकूमत को इतनी ज़हमत क्यों उठाना पड़ रही है कि जब नवाज शरीफ साहब खुद ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, उन्हें हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो तकरार एक मरतबा फिर शुरू हुई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, और वो खबर है मार्च के हवाले से। क्योंकि मार्च के अंदर हुकूमत एक, और ख़ास तौर पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और उसके नतीजे में एक सियासी भूचाल आने के इम्कानात हैं। और इसका इशारा मैंने भी आपको तकरीबन 15-20 दिन पहले एक वीडियो की थी, उसके अंदर आपको इशारा दिया था कि इमरान खान साहब मार्च के अंदर एक अहम अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं और उस अपॉइंटमेंट का ताल्लुक पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब एक सीनियर तरीन हमारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, फवाद हुसैन साहब, डॉन में वो काम करते हैं और इसके अलावा वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आकर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देते हैं, और उसके साथ साथ उनका अपना एक शो भी डॉन न्यूज़ के ऊपर चलता है। कल वो आए हुए थे ARY टीवी के शो में, काशिफ अब्बासी साहब का वो प्रोग्राम था, और वहाँ पर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ना सिर्फ मेरी इस खबर की तस्दीक की बल्कि उनका ये कहना था कि हुकूमत, चूँकि आपको पता है कि ARY पे बैठ के ज़रा बात करना ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से है कि वो ARY की दोनों जगहों पर यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ उनकी लाइन सीधी है। लिहाजा फवाद हुसैन साहब ने ये क्लिप आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस क्लिप के अंदर जो है फवाद हुसैन साहब ने इनफैक्ट हुकूमत और ARY दोनों की मुश्किलात का इजहार किया। फवाद हुसैन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मार्च के अंदर एक अहम पोस्टिंग करने जा रहे हैं, एक अहम तकर्री करने जा रहे हैं, और उसके बाद जब वो तकर्री का वक्त आएगा, जब इमरान खान साहब वो तकर्री कर रहे होंगे, तो उस वक्त मैं ये देखूंगा कि कौन कौन सा मीडिया इमरान खान साहब के उस फैसले के साथ खड़ा होता है और कौन सा मीडिया दूसरे फरीक के साथ खड़ा होता है, क्योंकि ये बड़ी डिसाइसिव सी सूरत हाल होगी। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब, अगर हम देखें नवंबर 2022 के अंदर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदे की मियाद है वो ख़त्म होने जा रही है, और इस वक्त आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो ऑलरेडी एक एक्सटेंशन उनको मिल चुकी हुई है, और देखना यह है कि अब इमरान खान साहब उनको फर्दर 1 साल की एक्सटेंशन देते हैं या वो नए आर्मी चीफ की तकर्री करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की ही तकर्री करने जा रहे हैं, और इस मामले को लेकर एक नई जो सोच है वो अब डेवलप होती जा रही है। क्योंकि PTI के रैंक्स के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फवाद चौधरी साहब का एक टीवी टॉक शो के अंदर आके ये कहना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट दिन कहेगी तो दिन नहीं होगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट रात कहेगी तो रात नहीं होगा, तो इसका मतलब ये था कि हुकूमत इस वक्त की जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ कुछ अपने डिस्टेंस और अपना जो अनरेस्ट है वो उसका इजहार कर रही है, और जो उनका एक एतमाद का फुकदान है
फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बात आना बार बार इस बात का भी इज़हार है। दूसरी जानब शेख रशीद साहब हैं जो बार बार तकरार के साथ इस्टेब्लिशमेंट के दीगर पार्टियों के साथ रवाबत को ना सिर्फ अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब तमाम पार्टियां अपने सर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ रखने के लिए इस वक्त तैयार नज़र आ रही हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल डायलॉग को ओपन कर रही है, एक पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए कोई एक पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर कोई नया रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है, ऐसी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के अमल को मुतनाज़ा बनाना और जो अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से एक हाइप को क्रिएट देना, बुनियादी तौर पर ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसका आगाज़ किया था फवाद चौधरी साहब ने। अब अगर हम देखें बुनियादी तौर पर तो इस वक्त हमें दो उम्मीदवार नज़र आते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पोस्ट है, जो स्लॉट है उसके लिए। एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं मुमकिन तौर पर जिनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है, क्योंकि अभी जो आर्मी की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए जो बिल पास हुआ था नेशनल असम्बली से, उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो उम्र है और उसका तयन कर दिया गया था कि इस उम्र से ज़्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा ख्याल है 63 साल थी या 64 साल थी। अब उसके नतीजे में दूसरे उम्मीदवार का नाम आपको पता ही है कि वो कौन हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब डबल गेम करने के इस वक्त पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि अगर वो उस उम्मीदवार को बनाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का फ़ैसला करते हैं या मार्च के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ किसी न किसी लेवल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन की तमाम जमातें और अवाम की जो एक बहुत बड़ी तादाद है वो इस तकर्री को यकीनी तौर पर पसंद नहीं करेगी। और उसके ऊपर अमूमन हम देखते हैं कि अगर मेरी वीडियोस भी आप देखें तो वहाँ पर नाम लेकर इसके ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं कि जनाब फ़लाँ शख्सियत ने ये किया, फ़लाँ शख्सियत ने ये किया। ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब का ऐसा कोई मुमकिन फ़ैसला पेशावर के हवाले से वो किसी न किसी जगह पर ख़तरे की घंटी बजा सकता है और उसके नतीजे में जो हमारा इस वक्त जो करंट सिनेरियो है पॉलिटिकल, वो बहुत बुरे तरीके से इम्बैलेंस का शिकार हो सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब की तरफ से ये फ़ैसला करना बुनियादी तौर पर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और अगले सेटअप के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए होता। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं चंद लम्हों के लिए कि इमरान खान साहब अपनी पसंदीदा शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर ले आते हैं और वो आ भी जाते हैं और उसके अंदर कोई मसला नहीं होता, तो उसके बाद अगर जो इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जनरल इलेक्शंस जो 2022 या 2023 के अंदर होने हैं, तो उसके नतीजे में अगर जेन्युइनली भी इमरान खान साहब अब की पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, जेन्युइनली फ़र्ज़ कर रहे हैं, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, गाल ना कड्डन लग पड़ा, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ कर रहा हूँ तो ये इलेक्शंस हो जाते हैं और इमरान खान साहब अपनी जो अक्सरियत है या अपना जो इलेक्शन है वो जीत जाते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर यही एक तासुर आएगा कि सेलेक्टर ने एक मर्तबा फिर अपने उसी सेलेक्टेड को दोबारा सेलेक्ट कर लिया हुकूमत चलाने के लिए। इमरान खान साहब की जो मॉरल अथॉरिटी है वो मुसलसल चैलेंज होती भी आ रही है और चैलेंज होती भी रहेगी। अब अगर दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि जो करंट इस वक्त का सेटअप है उसी को एक्सटेंड कर दिया जाता है 1 साल के लिए, तो इमरान खान साहब उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के लिए ये एक फेवरेबल एक फ़ैसला मुमकिन तौर पर हो सकता है, मुमकिन तौर पर। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब ये फ़ैसला करते हैं और मौजूदा आर्मी चीफ़ को ही एक्सटेंशन दे देते हैं 1 और साल के लिए, तो अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन तो बिल्कुल मतलब वो जो निगोशिएशंस और वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये बिल्कुल इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी और एक मर्तबा फिर एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर फिर अगले किसी रास्ते की गुंजाइश निकालना अपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इमरान खान साहब, मेरी कुछ इत्तलात इस हवाले से हैं कि इमरान खान साहब के जो इस वक्त करीब तरीन लोग हैं वो इमरान खान साहब को इस हवाले से कुछ मशवरा दे रहे हैं कि जनाब आप अभी अगली ऑप्शन पर जाने के बजाय इस ऑप्शन की तरफ तवज्जो करें। लेकिन इमरान खान साहब अभी उनकी ये बात पर कान नहीं धर रहे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे ये पॉलिटिकल ये जो प्रेशर है इमरान खान साहब पर बढ़ना शुरू होगा, इमरान खान साहब अल्टीमेटली इसकी तरफ रुजू करेंगे। वैसे भी देखें इक़्तिदार ने तो जाना ही है,
عمران خان صاحب اگر کوئی بولڈ ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اگر جینوئن الیکشن ہو جاتے ہیں, فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جاتے ہیں اس ملک کے اندر, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو یقینی طور پر موجودہ حالات کے اندر جو اس وقت سرکمسٹانسز ہیں, اکنامک سچویشن خاص طور پر, وہ اتنی فیوریبل نہیں ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے اور ان کو کامیاب کرائیں گے. تو عمران خان صاحب کے لیے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ اس دروازے کو بند کر دیں جس دروازے کے ذریعے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے. لیکن ہوگا یہ بولڈ سٹیپ, بہت بڑا سٹیپ ہوگا, اور عمران خان صاحب یقینی طور پر جب وہ یہ سٹیپ لیں گے تو ان کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد تو یقینی طور پر کوئی اور آپشن رہ نہیں جائے گا. لیکن وہ اپنی تمام تر جو 3 سال 4 سال کی جو کارکردگی ہوگی, وہ اس پر جا کر لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی لیول پر کچھ سٹینڈ لے سکتے ہیں, اپنی پوزیشن کو کسی نہ کسی لیول پر مینٹین رکھ سکتے ہیں. لیکن فیصلہ ہے ان کے لیے خطرناک, لیکن اگر لانگ رن میں دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی شاید ممکنہ طور پر ایک اچھا فیصلہ ہو, اور ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے بھی بہتر فیصلہ ہوگا. اب اسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی جو گفتگو ہے, جو ڈائلاگ ہے, اس ڈائلاگ کے اندر رکھنے ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اب چونکہ مختلف کوارٹرز کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے, اور خود عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا جب وہ اپنی سپریم کمیٹی کے ساتھ مخاطب تھے کہ وہ ایک سزا یافتہ شخص چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر کیسے بن سکتا ہے, یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. تو ان کو بھی پتہ ہے نا کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور کیسے بن سکتے ہیں. ان کو یقینی طور پر کسی نہ کسی جگہ سے ایسی کوئی انفارمیشن ملی جس کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی. اور اب اسی ایک جو ڈائلاگ کے اندر ہونے والی انڈرسٹینڈنگز ہیں, اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کسی نہ کسی لیول کے اوپر رکھنا ڈالنے کی اب انہوں نے کوشش کرنی ہے. کیونکہ سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں 20 جنوری کو جاؤں گا اور نواز شریف صاحب کو لے کے آؤں گا, اور اسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ پہ کیا کہ بہت جلد آپ کے ساتھ پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی. تو یہ یقینی طور پر یہ تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں. اب جب یہ تاثر ڈیولپ ہوا اور اس کے اوپر ڈبیٹ شروع ہوئی تو پھر حکومت کے کان یقینی طور پر کھڑے ہونے تھے. وہ جو گھبرانا نہیں والی بات میں نے آپ سے کی تھی, وہ گھبرا گئے, اور اسی گھبراہٹ کے اندر یہ والا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا کہ جناب 10 دن کے اندر ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے اندر فائل کی جائے گی, جس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا, گارنٹی دی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں گے. اب وہ نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں, اور اگر وہ نہیں لے کے آ پاتے شہباز شریف صاحب تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. فواد چودھری صاحب نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے لیے عدالتوں کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا. شہباز شریف نے نواز شریف کی وطن واپسی کی عدالت میں ضمانت دی تھی. نواز شریف کو کہا تھا جرمانہ ادا کریں اور علاج کے لیے باہر چلے جائیں. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے 10 دن تک عدالتی یاد دہانی کے لیے جا رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ نے اپنا یہ والا فیصلہ لے لیا, اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر اگلے 10 دن کے اندر یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر ایک مرتبہ پھر جو موضوع ہے وہ زیر بحث ہی رہے گا. اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں تو وہاں پر 2 آوازیں آ رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2 دن پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ ابھی پارٹی نے نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے یا ان کو وطن واپس بلانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. نواز شریف صاحب زیر علاج ہیں, اور جب تک ان کا علاج کمپلیٹ نہیں ہوگا نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ سردار ایاز صادق صاحب نے یہ والی بات کی ہے کہ وہ 20 جنوری کو جا رہے ہیں انگلینڈ اور نواز شریف صاحب کو وطن واپس لے کر آئیں گے, تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سردار ایاز صادق صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, پارٹی کے کسی فورم کے اوپر اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس انٹرویو کے اگلے دن یعنی کل جو ہے سردار ایاز صادق صاحب وہ آئے منصور علی خان صاحب کے جو ہے ٹاک شو پہ, ایکسپریس ٹی وی پہ, اور وہاں پر آ کر انہوں نے بڑے واضح انداز میں اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں نے جو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بات کی تھی, میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں, اور مجھے اس بات کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. اگر اس کو آپ میری ذاتی رائے بھی سمجھے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے کل ہی جیو کے ٹاک شو کے اندر کیپٹل ٹاک میں جاوید لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک سرکردہ لیڈر بھی ہیں, ان کی طرف سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اب مہینوں کی بات نہیں بلکہ اگلے چند ہفتوں کے اندر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون
नून कोई नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो दो तरफ से बात आ रही है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, और जो शाहिद खाकान साहब हैं उनके मुताबिक वतन वापस नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी ये डिबेट किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची, वहाँ पर ये डिबेट अभी तक एक मुनकसम राय है। एक हल्का ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए और दूसरा हल्का ये कहता है कि अभी नवाज शरीफ साहब को वतन वापस नहीं आना चाहिए। और ये डिबेट अगर पार्टी फोरम से निकलकर मीडिया के फोरम पर आएगी तो यकीनी तौर पर ये एक इब्हाम क्रिएट होगा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। और हो सकता है ये इब्हाम क्रिएट करना ही मुस्लिम लीग नून की एक पॉलिटिकल हिकमत अमली हो, क्योंकि इब्हाम अगर रहेगा तभी नवाज शरीफ साहब के लिए अपने लिए एक रास्ता जिस पर वो चल रहे हैं, क्योंकि प्लान उनके ज़हन में है, ऑप्शन उनके सामने बड़ी वाज़ेह है, लाइन ऑफ एक्शन उनके पास है, इस वक्त तुर्ब के सारे पत्ते उनके हाथ में हैं। तो देखना यह है कि अपनी इस पॉलिटिकल हिकमत अमली के अंदर ये जो इब्हाम है वो उसको अपने लिए किस हद तक अपने लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं और किस हद तक इस इब्हाम को यूज़ करते हुए अपनी वापसी का या इंग्लैंड में क़याम करते हुए मुस्लिम लीग नून को लीड करने का फ़ैसला करते हैं। ये अब ज़्यादा देर दूर की बात नहीं, क्योंकि 10 दिन के अंदर खुद हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि जनाब वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।